जय हिंद साथियों। आज हम आपको भारत के उत्तर के मैदानों की संरचना के बारे में बता रहे हैं। एक छोटा सा वीडियो है जिसमें मैं आपको 4 प्रकार की संरचनाएं मैं आपको बता रहा हूं। और 4 प्रकार की संरचनाएं कौन कौन सी होती हैं आप ध्यान से देखिएगा। एक होती है, इसमें भाबर का क्षेत्र होता है, भाबर का क्षेत्र। एक होता है तराई का क्षेत्र, तराई का क्षेत्र। एक होता है बांगर का क्षेत्र, बांगर। और एक होता है आपका खादर का क्षेत्र, है ना। तो पूरा जो मैदान होता है, पहले तो अब हम समझे कि मैदान क्या होता है। मैदान को यदि आप डिफाइन करते हैं तो मैदान का अर्थ होता है एक ऐसी भूमि जिसमें कोई ढाल ना हो, उसको हम कहते हैं मैदान। मैदान कहीं पर भी हो सकता है, मैदान पठारों के ऊपर भी हो सकता है या नदी के दोनों ओर हो सकता है। तो भारत का जो मैदान है, अपन मैदान पढ़ने वाले हैं, पर्वत अपन पढ़ चुके हैं। यदि हम मैदान देखें, भारत का मैदान ये पूरा उत्तर की ओर, उत्तर का ये विशाल मैदान है। ऊपर जो है हिमालय पर्वत की श्रृंखला है, उसके ठीक नीचे की क्षेत्र में आपका मैदान है। तो यहाँ पर हम देखें कि मैदान की जो संरचना होती है उसमें मैं 4 प्रमुख संरचनाओं के बारे में बता रहा हूँ। आगे के वीडियो में मैं आपको पूरे मैदानों की जानकारी देने वाला हूँ। उसके पहले आप इनको समझ लें। भाबर का क्षेत्र क्या होता है, तराई क्या होती है, बांगर क्या होता है, खादर। सबसे पहले तो ये वही हिमालय पर्वत है, हिमालय पर्वत। और हिमालय पर्वत की जो तलहटी है ना, जो ये तलहटी है, यहाँ पर आपका ये घास मतलब उगी रहती है कई टाइप की। यहाँ से नदियों का उद्गम होता है। ये नदियों का आपको दिखाई दे रहा है कि यहाँ से ये उद्गम हुआ है, जगह जगह से उद्गम हुआ है। अब ये नदी जब ऊंचाई से होकर के आती है, ऊंचाई से होकर आती है, तो अपने साथ में बड़ी मात्रा में बड़े बड़े बोल्डर, कंकड़, पत्थर, ये सारी चीजें लेकर के आती है। और ये ला करके वो अपने पर्वत पादीय क्षेत्रों में, पर्वत पादीय का मतलब हुआ पर्वत के पैर, तो पर्वत के पैर मतलब तलहटी में आकर के, और यहाँ पर बोल्डर का ढेर लग जाता है। खूब सारे बोल्डर ही बोल्डर यहाँ पर आ जाते हैं। और ये जो ढेर हैं ये आपस में मिल जाते हैं, इनको जलोढ़ पंख कहा जाता है। तो यहाँ पर ये गोल 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 खूब सारे पत्थर आ जाते हैं। और ये जो नदियाँ आती हैं, ये नदियाँ जब यहाँ से मैदानी क्षेत्र में आती हैं तो ये क्या होती हैं, उन पत्थरों के नीचे से होकर के बहती हैं। अब नीचे से होकर बहती हैं, चूंकि पत्थर बहुत सारे हैं तो पत्थर में ये यहाँ से वहाँ से, दाएं से बाएं से, तो ये उलझ जाती हैं। तो इनकी संरचना कैसी हो जाती है, जटिल। जटिल शब्द जटा से बना है, जैसे जटा उलझे रहते वैसी नदियां भी उलझ। इस प्रकार की नदी को गुम्फित नदी कहते हैं। गुम्फित मतलब उलझी हुई नदी। सो गुम्फित नदी यहाँ पर बनती है, इन और नदी यहाँ पर दिखाई नहीं देती। यदि आप इसके किनारे पर खड़े होकर के इसको देख रहे हैं तो आपको नदी दिखाई नहीं देगी। नदी बह रही है इन बोल्डर्स, इन पत्थरों के नीचे से, और कई धाराओं में बट करके ये नदी आकर के आगे चल करके एक धारा के रूप में बदल जाएगी। परंतु यहाँ पर ये 16 किलोमीटर के लगभग पर्वत पादीय क्षेत्र से 16 किलोमीटर तक के क्षेत्रफल में यहाँ पर खूब सारे बोल्डर युक्त इस क्षेत्र को ही क्या कहा जाता है, भाबर क्षेत्र कहा जाता है। भाबर क्षेत्र, यहाँ पर नदी अदृश्य हो जाती है ना। तो यहाँ पर गुम्फित नदी बन जाती है। ये कृषि की दृष्टि से अनुपजाऊ सा क्षेत्र है, इसको याद रखिएगा। ये भाबर क्षेत्र है, यहीं पर जलोढ़ पंख बनते हैं। करेक्ट। अब इसके बाद में आगे की यात्रा देखें। जब नदी इस भाबर क्षेत्र से आगे की तरफ आती है तो यहाँ पर नदी जो है ना, कई सारी शाखाएं यहाँ पर आकर के आपस में मिल जाती हैं। ऐसे आकर के मिल जाती हैं ये नदियाँ, है ना। ये पुनः प्रकट हो जाती हैं, मतलब उन बोल्डर्स के नीचे से यहाँ पर ये नदियाँ पुनः प्रकट हो जाती हैं, कई धाराओं में बह करके आती। अब निश्चित रूप से ये नदी जब उन बोल्डर्स के नीचे से आएंगी तो अपने साथ में बारीक बारीक रेत, कंकड़, मिट्टी, चीका, ये सब लेकर आकर ये यहाँ पर डिपॉजिट कर देती है। तो ये वाला जो क्षेत्र होगा, ये पूरा का पूरा जो क्षेत्र होगा, ये क्षेत्र नमी युक्त होगा। यहाँ पर क्या हो जाएगी, नमी बहुत ज़्यादा हो जाएगी। नमी मतलब यहाँ पर
गिचगिचापन रहेगा, दलदलीयपन रहेगा। तो निश्चित रूप से यहाँ पर जबकि मिट्टी भी है, नमी भी है, तो यहाँ पर मैनी टाइप ऑफ वेजिटेशन, कई प्रकार की वनस्पतियाँ यहाँ ऑटोमेटिक उगाएंगी। जैसे बारिश के दिनों में अपने आप जो है ना वनस्पतियाँ उगाती हैं, तो यहाँ पर भी कई प्रकार की वनस्पतियाँ जो है ना उग जाएंगी, खूब सारी वनस्पतियाँ। दूसरा, यहाँ पर अनचाही वनस्पति के अलावा यहाँ पर मच्छरों का प्रकोप भी ज़्यादा रहेगा। तो ये भूमि चूंकि दलदली है, अनचाही वनस्पति है, इनको साफ करना मुश्किल है, और इसी क्षेत्र को हम कहते हैं तराई का क्षेत्र, मच्छरों का प्रकोप है। सो यहाँ पर कृषि नहीं हो सकती। यद्यपि इसको कृषि योग्य बनाए जाने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन यहाँ पर कृषि नहीं हो पाती। सो 16 किलोमीटर के बाद 15 से 30 किलोमीटर का क्षेत्र तराई का क्षेत्र कहलाता है। सो यहाँ पर तराई का क्षेत्र लग जाएगा। अब नदी आगे बढ़ेगी। नदी मैदानी क्षेत्र से होकर बहेगी, तो आगे की कहानी मैंने यहाँ पर बनाई है। जब नदी मैदानी क्षेत्र से होकर बहती है, सो बह रही है। अब नदी जब बहती है तो बहते 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 वो अपनी एक नदी घाटी बना लेती है। नदी घाटी किसको कहते हैं? नदी घाटी कही जाती है जिस रास्ते से होकर नदी बह रही है, उसी को नदी घाटी कहा जाता है। अब नदी जो है ना अपनी दोनों ओर अपने साथ अपना, देखिए नदी एक ऐसी चीज़ है, पानी एक ऐसा चीज़ है जो बहते हुए अपना रास्ता बना लेती है। सो नदी घिस घिस के अपनी तलहटी को गहरा करके और अपना एक मार्ग बना लेती है। करेक्ट। अब आया बारिश का सीजन। बारिश के सीजन में नदी की कई सहायक नदियां आके उसमें पानी को विसर्जित करती हैं, जिस कारण नदी का प्रवाह बढ़ जाता है, नदी में पानी की मात्रा ज़्यादा हो जाती है और नदी में बाढ़ आती है और बाढ़ का पानी दूर दूर तक फैल जाता है। दूर दूर तक फैला भाई, नदी का पानी जब दूर दूर तक फैलता है, दूर दूर तक फैलता है, तो वो पानी साफ सुथरा नहीं होता, उसमें गंदगी होती है। कैसी गंदगी? उसमें मिट्टी घुली होती है ना, रेत मिट्टी सब घुली होती है। अब क्या होता है कि जब ये बारिश का पानी आप देखना कैसा होता है, वो मटमैले से रंग का होता है। अब वो पानी दूर दूर तक फैल जाता है और फैलने के बाद में जब बारिश शांत होती है तो पानी वापस धीरे धीरे नदी की तरफ आता है। तो अपने पानी में घुली हुई मिट्टी और रेत को वो वहीं डिपॉजिट कर देता है, केवल पानी पानी आ जाता है और रेत मिट्टी वहीं पर डिपॉजिट हो जाती है। और ये क्रिया हर साल चलती है। ये कि बाढ़ आई, फैला पानी, डिपॉजिशन किया, पानी वापस, ये लाखों साल पुरानी नदियां जो है ना वो इस तरीके से काम कर रही थी। इसमें होता क्या है कि ये नदियां जब दूर दूर तक फैला करती थी तो दूर दूर तक इन्होंने अपना डिपॉजिशन किया। आज डिपॉजिशन इतना ज़्यादा हो गया कि वो नदियाँ वो क्षेत्र तक अब इसी नदी का पानी नहीं पहुँच पाता, मतलब वो क्षेत्र ऊंचे हो गए। तो आखिर उन ऊंचे क्षेत्रों में भी मिट्टी तो इसी नदी की है, तो उसको कहेंगे हम पुरानी जलोढ़ मिट्टी। वो क्या कहलाएगी? पुरानी जलोढ़ मिट्टी, ओल्ड एलुवियल सॉइल कही जाएगी। मतलब अब प्रतिवर्ष नदी का पानी, बाढ़ का पानी जहाँ तक नहीं पहुँच पाता, लेकिन वो पुराना डिपॉजिशन है, उस पुराने डिपॉजिशन को हम बांगर क्षेत्र कहते हैं। तो ओल्ड एलुवियल सॉइल, पुरानी जलोढ़ मिट्टी को हम क्या कहते हैं? बांगर मिट्टी कहते हैं, पुरानी जलोढ़ मिट्टी को। और इसमें काफ़ी कंकड़ पत्थर पाए जाते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट के बने होते हैं, है ना। तो ये मिट्टी जो है ना दोमट टाइप की मिट्टी होती है और हालांकि इसमें भी खेती किसानी अच्छी हो जाती है। तो ये होती है पुरानी जलोढ़ मिट्टी। और अब देखो, अब मैं तीसरी चीज़ बता रहा हूँ, खादर मिट्टी। तो खादर मिट्टी को कहा जाता है नई जलोढ़ मिट्टी। अब देखिएगा, अब बाढ़ का पानी जो हर साल आता है तो वो जहाँ जहाँ तक फैलता है तो वहाँ पर फिर से नई मिट्टी आ जाती है। मिट्टी का जो है ना वो रिन्यू हो जाता है, नई एलुवियल सॉइल आ जाती है। तो नई एलुवियल सॉइल को ही खादर मिट्टी कहा जाता है।
खादर। तो ये भी दूर दूर तक, जैसे ये नदी बह रही है तो नदी के इस तक जो है ना अभी बाढ़ का पानी जाता है, सो इसको हम कह देंगे खादर। इसके ऊपर वाली को हम क्या कह देंगे, बांगर मिट्टी। और ये जो नदी के बिल्कुल तलहटी क्षेत्रों में होती है, नदी के धाराओं की जो दोनों ओर होती है, उसको कछारी मिट्टी कहा जाता है। तो इस तरह से मैदानों में आपको भावर, तराई, बांगर और खादर, ये 4 संरचनाएं देखने को मिलेंगी। फिलहाल के लिए मैं 4 संरचनाएं बताई हैं। इसके बाद मैं भारत के मैदानों का जो वर्गीकरण है वो मैं आपको बताऊंगा। थैंक यू फॉर लिसनिंग। जय हिंद, जय भारत।